हमने जो भी सब्जियां खाई या हमने जो अनाज खाया, मिनरल्स वहां भी मौजूद थे, तो वो मिनरल्स भी पहुंचे। अब एनसीईआरटी में इसी में अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन में एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके बारे में कहा दे हैव टू बी रिमूव्ड। कहा कि दे हैव टू बी रिमूव्ड। इनको क्या किया जाना है? रिमूव किया जाना है। कहा कि दे हैव टू बी रिमूव्ड। अब रिमूवल के बारे में कहा कि रिमूवल या तो टोटल हो या फिर कैसा कहा? पार्शियल। चलिए अब देखिए, अगला चैप्टर अपना आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एनसीईआरटी में पेज नंबर अपने आप देख लेना, फटाफट चैप्टर निकालो। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एनसीईआरटी में सबसे पहली लाइन से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान दें, पहली लाइन आपकी कहती है कि एनिमल्स एक्युमुलेट करते हैं। ध्यान दें, क्या कहा कि एनिमल्स एक्युमुलेट करते हैं। अब कहा, चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो कहा कि एनिमल्स एक्युमुलेट करते हैं। पहली लाइन से देखते जाना क्या क्या। तो कहा अमोनिया, यूरिया, फिर कहा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के बाद फिर कहा CO2, वाटर, फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम लिए जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट। ठीक, तो कहा कि एनिमल इन्हें एक्युमुलेट करते हैं। अब लाइन को आगे पढ़ो। लाइन आगे कहती है कि एनिमल्स इनको जो एक्युमुलेट करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। कहा कि या तो बाई मेटाबॉलिज्म, या तो किसके थ्रू? मेटाबॉलिज्म के थ्रू, या फिर कहा कि इनको एक्युमुलेट करते हैं बाई एक्सेस इंजेशन। तो किसके थ्रू किया बेटा? एक्सेस इंजेशन के थ्रू। तो आइदर बाई मेटाबॉलिज्म और बाई एक्सेस इंजेशन। अब देखिए इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं। जब एनसीईआरटी ने यहां लिखा तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी चीजें हैं जो मेटाबॉलिज्म से आई और कौन सी चीजें एक्सेस इंजेशन से आई। एक्सेस इंजेशन का मतलब हुआ कि हमें जितनी जरूरत थी हमने उससे ज्यादा इंटेक किया। क्या हम अमोनिया इंटेक करते हैं? नहीं। मतलब अमोनिया किससे आया होगा? मेटाबॉलिज्म से। यूरिया भी इसी से, यूरिक एसिड भी इसी से। फिर आप देखें, जब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर आने के वैसे तरीके दो हैं। पहला तो हमारे अंदर होने का तरीका है कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म में बनता है। दूसरा, हम जो एयर इनहेल करते हैं उस इनहेल्ड एयर में भी ऐसा तो है नहीं कि CO2 होती नहीं, थोड़ी बहुत होती तो वहां भी है। पर अगर मैं इन दोनों कैटेगरीज में से रखना चाहूं तो फिर मैं CO2 को कहां रखूंगा? मेटाबॉलिज्म के अंदर। कि CO2 किससे आया? मेटाबॉलिज्म से। यह हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो CO2 है ये बेटा यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। CO2 क्या है? यूनिवर्सल मेटाबॉलिक वेस्ट। कोई भी एनिमल हो, एरोब हो, एनारोब हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, हर कंडीशन में CO2 तो बनेगा ही बनेगा। फिर यहां पर एक्सेस इंजेशन में पहला नाम आ जाता है वाटर का। किसका नाम आया? वाटर। हमारे भाई सर्वाइवल के लिए हमें जितना वाटर पूरे दिन भर में चाहिए, हम पानी उससे कहीं ज्यादा ही पी लेते हैं। पीते हैं कि नहीं? जब पानी अगर हम उससे ज्यादा पीते हैं तो अब ऐसा मत कहना कि नहीं अब सेव वाटर पानी कम पिएंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अभी पीना शुरू कर दो, थोड़ी देर तो रोको। तो अपन ने कहा कि ज्यादा पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि वाटर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। यानी कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है इनको बॉडी से बाहर निकालने का तरीका क्या है? वाटर। तो वाटर का हम क्या करते हैं? एक्सेस इंजेशन करते हैं। वाटर के अलावा आप देखो यहां जो इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम लिए थे, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट भी इसी कैटेगरी में आएंगे एक्सेस इंजेशन के अंदर ही। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपने यहां क्यों रखा? तो जो पानी हम पी रहे हैं ये मिनरल वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर थोड़े, इसके साथ मिनरल्स भी जाएंगे। हमने जो भी सब्जियां खाई या हमने जो अनाज खाया, मिनरल्स वहां भी मौजूद थे, तो वो मिनरल्स भी पहुंचे।
अब एनसीईआरटी में इसी में अगली लाइन पढ़ी है। अगली लाइन में एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनके बारे में कहा दे हैव टू बी रिमूव्ड। कहा कि दे हैव टू बी रिमूव्ड। इनको क्या किया जाना है? रिमूव किया जाना है। कहा कि दे हैव टू बी रिमूव्ड। अब रिमूवल के बारे में कहा कि रिमूवल या तो टोटल हो या फिर कैसा कहा? पार्शियल रिमूवल हो। यहां पहले तो इस लाइन को समझना कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। तो एनसीईआरटी ने क्या ये लिखा है कि दे आर रिमूव टोटली और पार्शियली? नहीं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा? दे हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। हैव टू बी का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए, यह है ना? हैव टू बी का मतलब है ऐसा होना चाहिए, और दे आर रिमूव का मतलब है कि ऐसा होता है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना चाहिए और आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं वो आपको बेहतर पता है, ठीक? तो क्या होना चाहिए और क्या होता है, दोनों बातें सेम होती हैं कि अलग अलग? अलग अलग है। क्या होना चाहिए और क्या होता है दो अलग अलग बातें। मतलब यहां हम बात कर रहे हैं आइडियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। अब हमने कहा कि टोटल रिमूवल हम किस किस का करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो, क्या हम अमोनिया को कभी अपने पास स्टोर करना चाहते हैं? नहीं। हम चाहते हैं कि अमोनिया को हम रिमूव कर दें टोटल। यूरिया की बात आती है, यूरिया को हम टोटली रिमूव करना चाहते हैं या पार्शियली? पार्शियली। ध्यान रखेंगे, कुछ यूरिया हमारी किडनी में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए स्टोर की जाती है, तो हमने कहा कि यूरिया कहां जाएगा? पार्शियल में। फिर आप देखो अगला कौन आया? यूरिक एसिड। कहां रख दें? टोटल में। CO2 को कहां रखेंगे? टोटल में। भाई CO2 का हमारे अंदर कोई काम नहीं है। वाटर की जब बात आएगी तो वाटर को कहां रख देंगे? पार्शियल में। वाटर के बाद जब बात आई इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी आपने कहां रखा? पार्शियल में। अब इनके रिमूवल का जो तरीका है, इसी तरीके को अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। सिंपल वर्ड में जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनते हैं, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना ही क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन। एक बात ये लिखो, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए, आपके पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अभी ध्यान रखें, अभी हम ह्यूमन पे नहीं आए, अभी हम बात कर रहे हैं सारे एनिमल्स के बारे में, ठीक? हमारे पास या सारे एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं वो लार्जली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अमोनिया, सेकेंड इज यूरिया एंड थर्ड वन इज यूरिक एसिड। तो कितनी चीजें बनती है बेटा? 3, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इन तीनों में हमें समझना है, जब भी एनिमल अगर अमोनिया एक्सक्रीट करता हो तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेनिक। अगर एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करता है तो ऐसे एनिमल को यूरियोटेनिक, और अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता हो तो ऐसे एनिमल को यूरिकोटेनिक कहा जाता है। अमोनिया के बारे में हम कहते हैं तीनों में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक, तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है? अमोनिया। बात आती है व्हाई अमोनिया इज सो टॉक्सिक। तो होता क्या है बेटा कि अमोनिया जब भी वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो वाटर के साथ कंबाइन करके ये बनाता है अमोनियम आयन। क्या बनाएगा? अमोनियम आयन, NH4+। ये जो अमोनियम आयन बनता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है तो उस केस में आपको लगता है कि सर्वाइवल पॉसिबल होगा? नहीं भाई, हमारा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहीं डिसरप्ट होने लगी तो फिर तो सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक किसे कहा जाता है? अमोनिया। फिर हम कहते हैं कि यूरिया जो है ये टॉक्सिक है। यूरिया भी क्या होता है? टॉक्सिक।
वहीं पर जो यूरिक एसिड है इसके बारे में हम कहते हैं कि लीस्ट टॉक्सिक है। तो तीनों में सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड। और सबसे ज्यादा कौन? अमोनिया। अमोनिया के बारे में आप अगली बात कहते हैं कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो अमोनिया क्या है? हाईली सॉल्युबल है। और हाईली सॉल्युबल बेटा किसके अंदर है? वाटर में। तो वाटर में अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि वाटर में अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से अमोनिया को एक्सक्रीट करना केवल वो एनिमल अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास भरपूर पानी अवेलेबल, खूब सारा पानी अवेलेबल है। केवल वही एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट कर सकता है। अगर आप ध्यान दें पूरे एनिमल वर्ल्ड के इवोल्यूशन की तरफ, तो सबसे पहले जो एनिमल्स बने वो एनिमल कैसे थे? एक्वेटिक थे। ओवर द टाइम बाद में एनिमल कैसे हुए? टेरेस्ट्रियल। जब एक्वेटिक एनिमल्स ने टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जाना चाहा तो उनके सामने सबसे पहली समस्या आई कि हम एक्सक्रीट तो करते हैं अमोनिया। अगर अमोनिया एक्सक्रीट करते रहे तो चाहिए बहुत ज्यादा पानी। जब अगर पानी चाहिए तो फिर आप टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जा ही नहीं सकते। तो जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जाना था तो जरूरत पड़ी कुछ ऐसे नाइट्रोजनस पेस्ट की जो कि कंपैरेटिवली कम टॉक्सिक हो और वाटर के अंदर जिनकी सॉल्युबिलिटी भी कंपैरेटिवली कम हो। तो हमने कहा कि जो यूरिया है, यूरिया क्या है कि ये सॉल्युबल है वाटर में, बट ऑब्वियसली ये अमोनिया जितना सॉल्युबल तो नहीं है। तो यूरिया अपन ने क्या कहा कि ये वाटर में सॉल्युबल है। अब देखिए यहां पर यूरिया उन एनिमल्स ने इवॉल्व किया जो पानी से निकल के बाहर तो आए पर इनके लिए पानी अभी भी अवेलेबल था, अच्छे खासे अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर पानी रख सकते थे या वाटर बार बार जो है पी सकते थे। वो एनिमल क्या हो गए? यूरियोटेलिक हो गए। कुछ एनिमल्स हुए जिनको पानी बहुत कम अवेलेबल था। जिन एनिमल्स को पानी बहुत कम अवेलेबल था तो उन एनिमल्स ने कहा कि यार काम तो यूरिया से भी नहीं चले, यूरिया तो वाटर सॉल्युबल है। तो उन एनिमल्स ने इवॉल्व क्या किया? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल आप अगर बात करेंगे एक बर्ड के बारे में, तो बर्ड अगर ज्यादा पानी पी ले तो बेचारे उड़ नहीं पाए, उसका बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जिसके रिमूवल में बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत ना होती हो। तो इनसॉल्युबल कौन है? यूरिक एसिड। अमोनिया के बारे में देखें। अमोनिया इट इज रिमूव्ड थ्रू बॉडी सरफेस। तो किसके थ्रू रिमूव करेंगे बेटा? बॉडी सरफेस या फिर गिल्स। किसके फॉर्म में? अमोनियम आयन। पानी में मिलते ही क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। यहां किडनी का कोई रोल नहीं होता। तो अपन ने कहा किडनी हैज नो रोल। इस बात को जरा समझते हैं। मान लेते हैं ये एक एनिमल का गिल है, एक फिश है जिसकी गिल्स की स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। गिल ये है। गिल्स के अंदर क्या होगा? ब्लड फ्लो कर रहा है, बाहर भरा है पानी, ब्लड में है प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व कौन है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा? प्लाज्मा में कि बाहर पानी में? प्लाज्मा में। तो ऑब्वियस सी बात है अमोनियम आयन कहां जाएगा? अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। वाटर के कांटेक्ट में एनिमल में सबसे ज्यादा कौन आएगा? या तो गिल्स या बॉडी सरफेस। जो भी वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा आता होगा वहां से होकर के अमोनियम आयन कहां चला जाएगा? बाहर। क्योंकि अमोनिया की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है तो किडनी अमोनिया को वाटर से अलग कर ही नहीं पाएगी। जब अलग नहीं कर पाएगी तो किडनी का यहां पे कोई रोल नहीं होता। ध्यान रखें अगर हम एनर्जी वाइज बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म वाइज बात करते हैं तो सबसे आसान है अमोनिया को रिमूव करना। इसमें एनर्जी नहीं लगती है ज्यादा एनर्जी जो लगती है वो यूरिया या यूरिक एसिड वाले मामले में लगती है। अगर आप बात करते हैं यूरिया वाले मामले में तो यूरिया के केस में आप देखिए यूरिया सिंथेसिस जो होता है वो लिवर के अंदर होता है। यूरिया सिंथेसिस जो है ये कहां पर हो रहा है बेटा? लिवर में। लिवर में जो यूरिया सिंथेसिस होता है इसके लिए एक साइकिल ऑपरेट होता है जिसका नाम है ऑर्निथीन साइकिल। कौन सा साइकिल ऑपरेट हुआ? ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और यूरिया का जो रिमूवल है ये रिमूवल कौन करता है? यहां
तो ये काम होता है किडनी का। अब जरा इतनी सारी बातों के बारे में ध्यान देंगे। पहला आपने कहा यूरिया बना कहां? लिवर में। बनने वाले साइकिल का नाम ऑर्निथिन साइकिल। यूरिया को जरा अगर आप देखें तो यूरिया को देख करके आपको समझ में आता है कि यूरिया के अंदर एक्चुअली दो चीजें हैं। देखो, दो अमोनिया है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर्मेशन के दौरान एक पानी भी बाहर निकला है। तो यानी कि यूरिया के फॉर्म में कितनी चीजें बाहर निकली बॉडी से? दो। क्या क्या गया? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कोरिलेट करना, 100 ml ब्लड ने ऑक्सीजन कितनी डिलीवर करी थी? 5। कितनी? 5। और CO2 कम क्यों? जितनी ऑक्सीजन लगती है रेस्पिरेशन में, जितनी ऑक्सीजन लगती है उतनी तो CO2 बनती है। जब अगर ऑक्सीजन आपने लेकर के गई 5 तो CO2 4 क्यों लेके आए? फिर CO2 भी 5 लेके आओ। वो कम इसलिए आई क्योंकि CO2 के रिमूवल का एक रास्ता ये भी है, यहां से भी तो CO2 बाहर जा रही है ना, तो कुछ CO2 यहां काम आती है, इसी वजह से वहां पे ऑक्सीजन क्या रही? ज्यादा, CO2 क्या था? कम। तो अपन ने कहा कि ऑर्निथिन साइकिल में क्या बना? यूरिया। अब यूरिया बना किस किस से? तो ध्यान देना, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो अगर एक पर्सन का लिवर अपना काम करना बंद कर दे या ठीक से काम न करे तो उसके ब्लड में क्या बढ़ेगा? अमोनिया की यूरिया? फिर से क्वेश्चन सुनो, एक पर्सन का लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसके ब्लड में क्या बढ़ेगा? अमोनिया की यूरिया? अमोनिया बढ़ेगा? किसी को लगता है कि यूरिया बढ़ेगा? नहीं ना, तो क्या बढ़ेगा? अमोनिया। वहीं पर इस यूरिया को जो बना है इसको फिल्टर कौन करता है? किडनी। अगर किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो क्या बढ़ेगा? अमोनिया की यूरिया? मतलब लिवर अगर काम करना बंद करे तो बढ़ा कौन? अमोनिया। किडनी काम करना बंद करे तो बढ़ा कौन? यूरिया। फिर ध्यान देंगे, अगर यूरिया को बनाता है लिवर, मतलब कि यूरिया फैक्ट्री कौन है? लिवर। तो बॉडी में कौन सी ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा यूरिया होगा? बताओ जरा, कौन सी ब्लड वेसल में यूरिया सबसे ज्यादा होगा? हेपेटिक वेन। किसके अंदर रहेगा? हेपेटिक वेन में। भाई लिवर से जो ब्लड लेकर के बाहर जा रहा है उसके पास क्या होगा? यूरिया सबसे ज्यादा। और सबसे कम यूरिया कहां होगा? किसके पास? रीनल वेन। भाई किडनी से जो ब्लड लेकर के जाएगा, क्योंकि किडनी यूरिया को छान रहा है, तो इसलिए किडनी से जो ब्लड जाएगा उसमें यूरिया सबसे कम। तो मैक्सिमम यूरिया कौन सी ब्लड वेसल में? किस ब्लड वेसल में? मैक्सिमम यूरिया, मैक्सिमम किस में? और मिनिमम? मिनिमम कहां? रीनल वेन। मैक्सिमम कहां? हेपेटिक वेन। मिनिमम कहां? रीनल वेन के अंदर। ठीक। अब यहां पे अपन ने कहा कि साहब यूरिया के बारे में तो इतनी बात हुई, अब यूरिक एसिड देखिए। यूरिक एसिड का केमिकली नाम होता है 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन। ये क्या होता है? 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन होता है। तो यूरिक एसिड है 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन। नाम लिखने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आए कि ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन है। मतलब अगर मैं कहूं कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किसकी मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है तो तुम क्या कहोगे? किसकी मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड बनेगा? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। किसकी मेटाबॉलिज्म में बनेगा? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। मान लो एक पर्सन के अंदर डीएनए या आरएनए का ब्रेकडाउन बढ़ गया, तो डीएनए आरएनए का ब्रेकडाउन बढ़ने का यूरिक एसिड के लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा ना? क्यों बढ़ा? क्योंकि जितना डीएनए आरएनए टूटेगा उतना ज्यादा प्यूरिन आएगा। प्यूरिन को अब रिमूव करना है तो क्या बढ़ाओ? यूरिक एसिड बढ़ाओ। तो यूरिक एसिड क्या है? 268 ट्राईऑक्सीप्यूरिन है। अगली बात, यूरिक एसिड का जो रिमूवल है ये करती है किडनी। रिमूवल कौन करेगा यहां बेटा? किडनी इसका रिमूवल करती है। और किडनी इसका जो रिमूवल करेगी तो आप ध्यान रखेंगे कि यूरिक एसिड के रिमूवल में सबसे कम पानी चाहिए, तो हम कहेंगे कि इट इज रिमूव्ड एज पेस्ट और पैलेट।
किसके फॉर्म में? पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में इसका रिमूवल किया जाता है। तो अपन ने कहा कि रिमूवल किसके फॉर्म में होगा बेटा? पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में। फिर आगे देखिए, अब बात आती है कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो अमोनोटैलिक होते हैं, जिनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है। तो यहां देखिए सबसे पहले नाम आता है बोनी फिशेस का। पहले नाम किसका आया? बोनी फिशेस। तो पहले कौन आ गया? मछलियां। और मछलियां भी कैसी? बोनी फिशेस, यानी कि बोनी नहीं, बोनी मतलब बोन वाली फिशेस। ठीक, हाँ, बोनी और बोनी दोनों वर्डों में बहुत अंतर है, तो आप जरा ध्यान दें। बोनी फिशेस यानी कि टीलियोस्ट में से ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहती हैं। कहां रहती हैं? फ्रेश वाटर में। ध्यान से सुनना, फ्रेश वाटर की ऑस्मोलैरिटी होती है 50 यूनिट है मिली ऑस्मोल पर लीटर, और फिश की बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300। फ्रेश वाटर की कितनी? फिश की कितनी? बताओ, एंडो ऑस्मोसिस होगा कि एक्सो? क्या होगा? बहुत बढ़िया, एंडो। किशमिश को अगर पानी में डालेंगे किशमिश फूलेगी कि पिचक जाएगी? क्या होगा? फूलेगी ना। मतलब फ्रेश वाटर फिश को बाहर से लगातार क्या मिल रहा है? पानी। तो उसके पास पानी है भरपूर। जब अगर भरपूर पानी है तो क्या ये अमोनिया एक्सक्रीट कर सकती है? यस। फिर देखिए, अगला कहा कि एक्वेटिक इंसेक्ट। अगले कौन? एक्वेटिक इंसेक्ट्स के बारे में कहा गया। ध्यान देना, जब बारिश का समय आता है, चिकनगुनिया और डेंगू बढ़ता है, तो आपसे कहा जाता है कि अपने घर से कूलर की टंकी खाली कर दो, घर में इधर उधर जहां भी पानी भरा है उस सबको फैला दो। कारण डेंगू, चिकनगुनिया के या मलेरिया, इन सारे मच्छरों के जो लार्वा हैं कहाँ पनपते हैं? पानी में। कहाँ रह रहा है? पानी में। तो पानी अवेलेबल है ज्यादा, एक्सक्रीट क्या करेगा? अमोनिया। तो आपने अगला क्या कहा? एक्वेटिक इंसेक्ट। अगला आता है एक्वेटिक इंसेक्ट के बाद फिर बात आती है एक्वेटिक एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियन में आपने कहा कि यहां ले लेते हैं टैडपोल को। क्या ले लिया? टैडपोल। टैडपोल कौन है बेटा? मेढक का लार्वा। हमेशा कहां रहता है? पानी में। जब पानी में रहेगा तो पानी खूब अवेलेबल है, और सारे एम्फीबियन आपको बताया फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कोई भी एम्फीबियन मैरीन वाटर के अंदर नहीं होता। एक बार जिप्मर में क्वेश्चन पूछा था कि गैलापागोस आइलैंड पे इनमें से कौन सा एनिमल नहीं पाया जाता, और उसमें एक, बाकी 3 दिए थे रेप्टाइल या बर्ड, और एक दिया था एम्फीबियन। तो ध्यान रखना, कोई भी एम्फीबियन मैरीन वाटर के अंदर नहीं पाया जाता। सारे एम्फीबियन कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर में। और गैलापागोस आइलैंड कहाँ है? समुद्र के बीच में है, पर जाने का रास्ता नहीं है। समुद्र के बीच में वोल्केनिक इरप्शन से बना था। तो यहां पर अब बात करते हैं हम यूरियोटैलिक के बारे में, यानी कि एनिमल एक्सक्रीट क्या करें? यूरिया। इसके अंदर आप रखेंगे मैरीन फिशेस को। किसे रखा? मैराइन फिशेस को आपने रखा। तो आपने कहा कि मैराइन फिशेस कहा जाते हैं यूरिया एक्सक्रीट करने वालों में। ध्यान से सुनेंगे फिर से। फिश के बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी 300, सी वाटर की ऑस्मोलैरिटी 1000। फिश के कितनी? 300। सी वाटर की 1000। वाटर का एंडोऑस्मोसिस की एक्सो क्या होगा? मतलब अभी भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा कि मैंने इससे पहले क्या कहा। वाटर जो है, अगर आप सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे, जब मैं ऑस्मोलैरिटी कहता हूं ना, देन आई एम टॉकिंग अबाउट टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब से पानी हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर जाता है। सादा पानी में किशमिश डालने पे फूलती है, पिचकती नहीं है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब से पानी कहां जा रहा है? लोअर टू हायर। अभी मैंने क्या कहा? मैरीन वाटर की, मैरीन फिश की ऑस्मोलैरिटी कितनी? 300। पानी की कितनी? 1000। तो पानी का मछली के बाहर की मछली के अंदर? मछली के बाहर। बाहर की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 1000। अंदर की कितनी? 300। तो पानी कहां जाएगा? कम ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा ऑस्मोलैरिटी की तरफ।
फिश की ऑस्मोलिटी अभी मैंने कितना बताया 300, बाहर कितना 1000। तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर। कंफ्यूज? तो कोई बात नहीं, जब प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ेंगे ना प्लांट फिजियो में, तब अपना कंफ्यूजन दूर करना, अभी का मेरा काम हो। मुझे इतना बताना था कि जो मैरीन फिश थी, मैरीन फिश के अंदर अपन ने बात की कि ये जिस मीडियम में रह रहे हैं, भले पानी में है, पर पानी में होने के बावजूद क्या हो रहा है? एक्सोऑस्मोसिस, मतलब इनके पास पानी है नहीं, पानी अवेलेबल नहीं है, इनको बड़ी मुश्किल से अपने पास पानी बचा के रखना पड़ रहा है। तो हमने कहा कि मैरीन फिशेस क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। वहीं फ्रेश वाटर फिश ने क्या एक्सक्रीट किया? अमोनिया। मैरीन फिशेस के बाद आप यहां रख लो बेटा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। किसको रखते हैं हम? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस को रखते हैं। जैसे कि हम रख लेते हैं मेढक, तो अपन ने किसे रख दिया? मेढक। ठीक, तो अपन ने कहा कि यहां जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है, जैसे कि मेढक, मेढक जब पानी में होता है तो अमोनोटेलिक होता है, और जमीन पे जब होता है तो यूरियोटेलिक होता है। जमीन पे पानी अवेलेबल तो है, तो एनिमल कैसा हो गया? यूरियोटेलिक। और इसमें अपना एग्जांपल भी लें, यानी कि मैमल्स। वर्टिब्रेट्स में बात करें तो मैमल्स भी आ जाते हैं इसी के अंदर। अब इधर देखिए यूरिक एसिड कहां पर? तो यूरिक एसिड में आपने कहा सबसे पहले इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, ये इंसेक्ट कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। आपने कॉकरोच के अंदर पढ़ा है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। तो इसके पास क्या है? पानी अवेलेबल है कम, बेचारा मच्छर है, मच्छर को ऊपर उड़ना है, उड़ के तुमको काटना है, पानी ज्यादा पिएगा तो उड़ पाएगा क्या? नहीं, तो उसको पानी अवेलेबल है कम। जब पानी अवेलेबल है कम तो एक्सक्रीट क्या करेगा? यूरिक एसिड। फिर हमने कहा रेप्टाइल और बर्ड्स। तो जो रेप्टाइल और बर्ड्स हैं उनके अंदर भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या रहेगा? यूरिक एसिड। वही कहानी बर्ड के केस में एप्लीकेट होती है। रेप्टाइल्स को अगर आप देखें एकदम ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, तो ये एक्सक्रीट क्या करते हैं? यूरिक एसिड। फिर इसके अलावा आप यहां पर रख देंगे लैंड स्नेल्स। और किसको रखा बेटा? लैंड स्नेल्स। हमने अपने गार्डन में, अपने घर के आसपास लगभग कितना लंबा एक स्नेल घूमते देखा है, जिसकी पीठ पे एक शेल बना होता है, शेल होता है। तो वो जो लैंड स्नेल है वो एक्सक्रीट क्या करता है बेटा? तो अपन ने कहा कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा। तो अपन ने कहा कि इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड और लैंड स्नेल्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने टाइप के हुए? 3। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, और तीसरे का नाम यूरिक एसिड। एक बार देखो, इतनी बात समझ में आई? फटाफट से लिख के कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये कहा था, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? दे हैव टू बी रिपोर्ट। ये थोड़ा लिखा है दे आर रिपोर्ट। आर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा होता है। ठीक, आर का मतलब है ऐसा होता है। ठीक, और हैव टू का मतलब है ऐसा होना चाहिए, यानी कि आइडियल सिचुएशन के बारे में बात की, कि हमारी अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए। होता है कि नहीं होता, बात की बात। लिखा है इतना?
अच्छा, इकोलॉजी में कंगारू चूहे के बारे में तो पढ़ ही दिया होगा। कंगारू डैट के बारे में नहीं पढ़ा, क्या क्या करता है? रेगिस्तान में रहता है, पानी नहीं पीता है, ड्राई सीड खाता है, नॉकटर्नल होता है। सबसे ज्यादा उसमें जो वाटर लॉस है वो स्वेटिंग की वजह से होता है। नेसल काउंटर करंट पाया जाता है। अगर कहीं कुछ रह भी गया होगा तो चैप्टर के लास्ट में एक बार पढ़ लेंगे। अब जरा देखिए, अगर हम बेटा अलग अलग एनिमल्स में देखते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, अच्छा इधर लिख लिया कि नहीं? चलो देखो, अगर हम देखें कि अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी सबसे पहली लाइन लिखती है यहां पर, जहां एनसीईआरटी कहती है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होंगे? दो। अब इसमें जो दो टाइप बताया, इसमें कहा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का सबसे पहला जो टाइप होगा वो कहा कि सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। पहले कैसे हो जाएंगे? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। यानी कि यहां पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, सिंपल ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। वहीं पर कहा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का दूसरा जो टाइप है इसमें ये हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म के। तो इसका फॉर्म कैसा हुआ बेटा? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के टाइप कितने हो गए? तो कौन सा हुआ? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म में यहां पर कहा कि इसका एग्जांपल आ जाता है किडनी। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म का एग्जांपल किडनी। और ये किडनी पाई कहां जाती है? वर्टिब्रेट्स के अंदर। ये कहां पाई जा रही है? वर्टिब्रेट्स। यानी कि मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सबके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। अब इधर देखो, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म पे बात आती है। जब आप बात करते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में, तो सबसे पहला जो नंबर आता है, ये नंबर आता है बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया का। प्रोटोनेफ्रीडिया का दूसरा नाम है फ्लेम सेल। प्रोटो मतलब पुराना कि नया? पुराना। तो पुराने टाइप का नेफ्रीडिया कौन सा हुआ? प्रोटोनेफ्रीडिया। एक और नाम क्या दिया? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सेल के फ्री एंड पर पाए जाते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला बीट करते हैं, तो इनके बीट करने से एक फ्लेम जैसी अपीयरेंस आती है। मतलब कुछ ऐसे मान लो, अगर ये कुछ 4 सेल्स हैं, चारों सेल्स के फ्री एंड पे फ्लैजिला मौजूद है। ये फ्लैजिला सब आपस में ऐसे करके मिल जाते हैं, कैंट मिल गए, और फिर ये क्या करेंगे? ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। ठीक, तो इनके मूव करने की वजह से क्या होता है, जैसे कैंडल की फ्लेम होती है ना, फ्लेम जैसे मूव करते हैं, कुछ वैसे ही अपीयरेंस दिखाई देता है, इसलिए नाम दिया फ्लेम सेल। एक और नाम क्या हुआ? सोलेनोसाइट। किसके अंदर पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है प्लेटिहेल्मिन्थिस। प्लेटिहेल्मिन्थिस के मेंबर्स को आप कॉमनली क्या कहते हैं? बताएं जरा, क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म। तो प्लेटिहेल्मिन्थिस वालों को आपने कहा प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद आगे कहा सम एनिलेट्स। यहां जो एनिलेट्स की बात की है वो काफी प्रिमिटिव एनिलेट्स के बारे में बात की है। काफी पुराने से जो एनिलेट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। फिर एक नया नाम आता है जिसको हम कहते हैं रोटीफर्स। एनसीईआरटी ने क्या कहा? रोटीफर्स नाम दिया है। रोटीफर क्या है? आपने एनिमल किंगडम में कितने फाइलम पढ़े हैं? नंबर बताओ जरा, कितने फाइलम होते हैं? 11। पॉलीफेरा, एडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइलोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये 11 ही पढ़े। अब देखिए, एक्चुअली एनिमल किंगडम में फाइलम का नंबर है 35।
पढ़े कितने? 11। एक्चुअली कितने हैं? 35। फाइलम को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, मेजर और माइनर फाइलम। आपको जो पढ़ाए जाते हैं वो सारे मेजर फाइलम है। मेजर फाइलम का मतलब हुआ वो फाइलम जिनके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज 50 से ज्यादा हो। माइनर फाइला वो है जिनमें नंबर ऑफ स्पीसीज 50 से कम है, तो उनको क्या बोलते हैं? माइनर फाइला कहा जाता है। उन्हीं में से एक माइनर फाइला है रोटीफेरा। ये रोटीफेरा प्लेटिहेल्मिन्थिस और एस्किहेल्मिन्थिस के बीच में रखा जाता है। रोटीफेरा के जो मेंबर्स हैं फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इनके माउथ के पास एक व्हील ऑर्गन मौजूद होता है, तो उन्हीं एनिमल्स को क्या कहा गया है? रोटीफर्स। तो ये रोटीफर्स क्या है बेटा? ये फाइलम का नाम है रोटीफेरा, उसके मेंबर्स को कहा गया है। तो प्लेटिहेल्मिन्थ, सबएनिलिड, रोटीफर और फिर यहां नाम किसका लिया है? सिफेलोपॉडिड। तो सिफेलोपॉडिड क्या है? तो आप जानते हैं फाइलम कॉर्डेटा को आप डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरो मतलब होता है टेल, वो कॉर्डेट जिनकी लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती हो उनको हम कहां रखते हैं? यूरोकॉर्डेटा। वो जिनके अंदर थ्रू आउट द लाइफ हेड से टेल तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको रखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। और वो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम उनको कहां रखते हैं? वर्टिब्रेटा। ध्यान देना, यहां पे जब मैंने लिखा तो ये क्या लिखा है? वर्टिब्रेट्स, यानी कि मैं केवल सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात कर रहा हूं, कॉर्डेटा की नहीं। यहां मैंने कहा तो क्या है? सिफेलोकॉर्डेट। तो यानी कि अपन ने कहा प्लेटिहेल्मिन्थ, सबएनिलिड, रोटीफर, सिफेलोकॉर्डेट, इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। ध्यान देंगे एनिमल एकदम सिंपल से छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, तो इनके पास जनरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अमोनिया। अमोनिया के रिमूवल में क्या किसी ऑर्गन का कोई इंपॉर्टेंट रोल था? नहीं। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है इसका जो मेजर रोल है, ये मेजर रोल किसके अंदर होगा? ऑस्मोरेगुलेशन में। तो मैंने कहा कि इसका जो मेजर रोल है ये कहां होता है बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन में रोल होता है। एक्सक्रीशन के अंदर इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं होता। प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद दूसरा ऑर्गन आता है जिसको आप बोलते हैं नेफ्रीडिया। और जैसे ही नेफ्रीडिया की बात आती है तो आपको तुरंत याद कौन आ जाना चाहिए? एनिलिडा। जब एनिलिडा की बात आती है तो एनिमल कौन सा याद आना चाहिए? अर्थवर्म, यानी केंचुआ। तो याद क्या आ गया अपने को? अर्थवर्म याद आ गया। ठीक, तो अपन ने कहा कि एनिलिडा यानी कि अर्थवर्म, इसके अंदर क्या है? नेफ्रीडिया। ध्यान दें अर्थवर्म ज्यादा पानी वाली जगह पे भी रहता है, थोड़ी सी सूखी मिट्टी में भी रहता है। इसका मतलब हुआ कि मोनोटैलिक भी होगा और यूरियोटैलिक भी होगा। जब यूरियोटैलिक होगा तब इसके से तो काम नहीं चलेगा, तब एक्सक्रीटरी ऑर्गन को काम करना पड़ेगा। मतलब कि नेफ्रीडिया जो है ये रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों जगह पर। तो इसका काम एक्सक्रीशन भी होगा और इसका काम क्या रहेगा? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों ही जगह पर रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले कर रहा है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के बाद अगला ऑर्गन आता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो नेक्स्ट वन इज मेलपिगियन ट्यूब्यूल आ जाता है। तो अगले ऑर्गन को आप बोलते हैं बेटा मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल है इसके बारे में आप देखिए, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल कहां पाया जाता है? इंसेक्ट के अंदर। जैसे कि आपने कॉकरोच पढ़ा है, तो कॉकरोच में मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो अब ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाया जाता है ये कहां लोकेटेड होता है? तो हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल में मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मेलपिगियन ट्यूब्यूल है। एक कॉकरोच में मेलपिगियन ट्यूब्यूल की संख्या कितनी है? 100 से 150 के बीच में इसका नंबर होता है। तो ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल हो गया इंसेक्ट में। अब आर्थ्रोपोडा में देखो, इंसेक्ट के बाद फिर आपके पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोड भी आ जाते हैं। तो जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के पास यहां पर पाया जाता है एंटेनल ग्लैंड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के पास क्या होता है बेटा?
एंटेनल ग्लैंड पाई जाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन ग्लैंड। एंटेनल ग्लैंड का एक और नाम क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड। तो यहां एंटेनल ग्लैंड पाई जाती है। अब जरा एक बार हम पूरे एनिमल किंगडम में देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे कौन कौन से। तो आप देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या शुरुआत होती है प्लेटिहेल्मिंथेस से। मतलब इससे पहले तो ऑर्गन थे ही नहीं। तो मतलब पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, यहां तक तो जितना भी एक्सक्रीशन था वो बॉडी सरफेस से परफॉर्म हो गया। बात आई प्लेटिहेल्मिंथेस की, आपने नाम किसका लिया? प्रोटोनेफ्रिडिया का। अगला फाइलम कौन सा आता है? एस्केहेल्मिंथेस। एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में? एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है और एक्सक्रीटरी पोर होता है। हम साथ में कहते हैं कि ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है ये एक एम्ब्रियोनिक सेल से डेवलप होती है जिसका नाम है रेनेट सेल। कौन सी सेल से डेवलप हुआ? रेनेट सेल से डेवलप होता है। एस्केहेल्मिंथेस के बाद अगले फाइलम का नाम आता है एनिलिडा। कौन सा फाइलम? एनिलिडा। एनिलिडा में क्या है? नेफ्रिडिया। अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एनसीईआरटी वाला डायग्राम याद है? 4 एनिमल दिए थे, बटरफ्लाई, लोकस्ट, स्कॉर्पियन, प्रॉन। बटरफ्लाई और लोकस्ट तो क्या है? इंसेक्ट, वेलपिगियन टिब्यूल हो गया। प्रॉन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, क्रस्टेशिया में आता है। इसके अंदर क्या हुआ? एंटेनल या ग्रीन ग्लैंड हो गई। स्कॉर्पियन के पास पाई जाती है कॉक्सल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? कॉक्सल ग्लैंड। तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, ऐसे एनिमल्स में कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। अगला फाइलम आता है मोलस्का। मोलस्का में एनसीईआरटी कहती है कि इनमें फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं जो कि एक्सक्रीशन और गैसियस एक्सचेंज दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि एक्सक्रीशन के लिए कौन है? फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ ऑर्गन्स का नाम लेते हैं तो हम ऑर्गन ऑफ बुजेनस या कैवर्स ऑर्गन की बात करते हैं मोलस्का में। एकाइलोडर्मेटा में बताओ एनसीईआरटी ने कौन सा ऑर्गन लिखा है? एब्सेंट लिखा है। क्या लिखा है? एब्सेंट। एकाइलोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। हेमीकॉर्डिटा में कौन होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड। कौन होगा? प्रोबोसिस ग्लैंड। कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा के अंदर होता है न्यूरल ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेटा में आपने पढ़ा प्रोटोनेफ्रिडिया। वर्टिब्रेटा में आपने क्या पढ़ा? किडनी। तो अलग अलग एनिमल्स में हम जब बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में तो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। अब इसी में हम बात कर लेते हैं जरा सी कि ह्यूमन में अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को तो देखो यहां एक क्वेश्चन बनता है जो क्वेश्चन कई बार होता है तुम लोग गलत करते हो, मैं इसलिए पहले बताता हूं। जब भी अगर तुमसे कहा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है तो आप इसमें सबसे पहले जोड़ेंगे एक पेयर किडनी। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी का नंबर 1 पेयर। फिर आप इसके अंदर जोड़ेंगे 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 पेयर यूरेटर। फिर आप जोड़ेंगे इसके अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर। एक क्या ऐड किया? यूरिनरी ब्लैडर। फिर इसके बाद अगला हम इसके अंदर एक ऐड करेंगे यूरेथ्रा। देखो मैंने आपको अलग से बताया इसलिए है कि हम कई बार होता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जब बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें लिवर, लंग्स, स्किन को जोड़ देते हैं। जब भी क्वेश्चन तुमसे कहता है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है तो केवल इतनी चीजें आती हैं, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। केवल इतनी चीजें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है। वहीं पर अगर क्वेश्चन कहे कि इनमें से कौन कौन से पार्ट हैं जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं तो फिर आप इनके अलावा और किसे जोड़ सकते हो? लंग्स है, लिवर है, स्किन है, इन सबको जोड़ सकते हैं। बाकी एज ऑफ नाउ
जब भी आपसे कहा जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आप केवल ये 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। अब बाकी अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे कल।